ट्यूनिंग क्लास सैलरी का पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह सब हमने बता दिया। अब आज हम सोच रहे हैं कि सैलरी टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं या टीडीएस करा दें, क्योंकि टैक्स के सिर्फ 3 ही टॉपिक है। एक सैलरी था, एक टीडीएस है और एक है रिटर्न। तो ये तीनों करा के फिर उसके बाद क्वेश्चन पेपर कराएंगे। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। एक मिनट। ठीक है, एक मिनट। पहले रिटर्न बता देते हैं, फिर टैक्स, फिर उसके बाद हम बताएंगे टीडीएस। पहले रिटर्न चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्म भरे जाने हैं रिटर्न के लिए, कौन कौन से फॉर्म होते हैं। सॉरी। देखिए, जो आपका टैक्स का जो सिलेबस है उसमें है सबसे पहले इनकम टैक्स प्रोविजन पर्टेनिंग टू इनकम फ्रॉम सैलरी एंड प्रोविजन रिलेटिंग टू चैप्टर 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस एंड फॉर्म टू बी फिल्ड विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। टीडीएस का प्रोविजन और कौन कौन से फॉर्म है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हम फिल करते हैं। ठीक है, तो ये है इनका सिलेबस। इतना ही इनको पूछना है, उससे ज्यादा इनका है नहीं। तो आइए देखते हैं क्या है भाई। सॉरी। सबसे पहले हेडिंग डालिए वॉलेंट्री। ये बेसिकली सिर्फ चार्ट और ग्राफ में ही है ये वाला चैप्टर। वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ इनकम। वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ इनकम। तो वॉलेंट्री रिटर्न कौन कौन भरता है भाई, किसके किसके उसमें आता है। तो सबसे पहला रिटर्न बाय
individual, HUF, Hindu undivided family, association of person, body of individual, or an artificial judicial person. सेक्शन डाल लीजिए 139 सबसेक्शन 1। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 139 सबसेक्शन 1 में कौन कौन रिटर्न फाइल करता है, तो वॉलेंट्री रिटर्न हम फाइल करते हैं सेक्शन 139 में। ठीक है, इसमें वॉलेंट्री रिटर्न में कौन कौन आता है? एवरी इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एन आर्टिफिशियल पर्सन shall file the return on or before the due date of his total income or total income of any person. दूसरा वॉलेंट्री रिटर्न और किसके उसमें आता है? रिटर्न बाय अ कंपनी और फर्म, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। रिटर्न बाय ऑर्डिनरी रेजिडेंट person, ordinary resident person having asset located outside India. Return on behalf of trust. Return on behalf of political parties. Person claiming deduction, इसको वन लैंग्वेज में अगर समझना हो, वन लाइन में समझना हो, अंडर कैपिटल गेन। अगर कोई कैपिटल गेन में डिडक्शन या एग्जेम्पशन क्लेम करता है, डिडक्शन नहीं एग्जेम्पशन कर लीजिएगा, तो उसको भी वॉलेंट्री रिटर्न फाइल करना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ड्यू डेट। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग सॉरी रिटर्न। ड्यू डेट क्या है? अकाउंट ऑडिटेड, 30 सितंबर of assessment year, if
furnish report from CA regarding इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अगर कोई कंपनी या फर्म या कोई पर्सन कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता है और उस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट प्रेजेंट करता है अपने रिटर्न के साथ अंडर सेक्शन 92E, तो उसका जो ड्यू डेट है वो 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर है। और अदर केस मतलब जिनको अकाउंट ऑडिट नहीं होता, मतलब नॉर्मल पर्सन हम लोग जैसे, अदर केस 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। इसका नाम और भी है, सरल सुगम ITR 1।
ITR 1 में लिखिए इनकम फ्रॉम सैलरी। ये 1 मिनट रुक जाओ, ये मत करो क्योंकि फॉर्म फॉर्म है ना, तो कौन कौन से हेड में जाएगा वो दिखा दो। ऐसे पूछता नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन। मतलब फॉर्म तो पूछेगा कि कौन सा फॉर्म भरना है, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा। 1 मिनट बता रहा हूँ। क्योंकि फॉर्म ITR इनकम टैक्स रिटर्न नहीं पूछ रहा है, वो फॉर्म पूछ रहा है कि कौन कौन से फॉर्म भरे जाएंगे। पहली चीज तो यहाँ लिख लीजिए ITR 1 इज कॉल्ड सहज। सॉरी। फॉर्म 3CB 3CEB 10A 10B 15CA वो पूछ रहा है। फॉर्म 16, मतलब जितने टाइप के फॉर्म्स होते हैं ना, इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म नहीं पूछ रहा है। वो रिटर्न पूछता तो रिटर्न तो 4 ही 5 है, वो बेसिकली फॉर्म पूछ रहा है क्योंकि इन रिटर्न्स के साथ फॉर्म भी जाते हैं ना, वो उसकी बात कर रहा है कि कौन कौन से फॉर्म है। इसके लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म काफी ज्यादा हैं, मतलब कुछ नहीं तो 20-25 फॉर्म तो होंगे ही। जैसे सबसे पहले एक फॉर्म फॉर्म है फॉर्म 3CA। ठीक है, तो जो यूपीपीसीएल में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि फॉर्म 3CA फॉर व्हाट, किस चीज के लिए भरा जाता है। तो जैसे फॉर्म 3CA में हम भरते हैं ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB। जो ऑडिट रिपोर्ट होती है पीजीबीपी में या सेक्शन 44AB में जो ऑडिट रिपोर्ट लगती है, audit report under section 44AB of Income Tax Act 1961 in a case where the account of the business or profession of a person have been audited under any other law। तो 44AB में जिसके ऑडिट हो रही है वो फॉर्म 3CA भरेगा। फॉर्म 3CB ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 44AB of the Income Tax Act 1961 in case of a person referred to in clause B of sub rule 1 of rule 6G। तो ये वाले फॉर्म है। 1 मिनट हम जरा बता रहे हैं आपको, जैसे पेपर कोई एक पेपर उठा लेना तो उससे आइडिया लग जाएगा। जैसे 2020 का ही उठाते हैं लेटेस्ट। जुकाम हो गया, इतने दिन से नॉर्मल पानी से नहा रहे थे नल वाले से।
2 दिन छुट्टी थी, घर वाले कहे गर्म पानी से नहाओ, गर्म पानी से नहाओ, नहा लिए, क्या गर्म हो गया। एक तो उसी में ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन भी फैला हुआ है। लॉकडाउन हमें लग रहा है फिर लग जाएगा, दिल्ली वगैरह में तो सब बंद ही कर दिए स्कूल स्कूल। अब अगला एक्शन कॉलेज पे है, कॉलेज बंद करेंगे फिर खत्म। चलिए ये देखिए, अच्छा इंग्लिश है। Income is taxable under the head salary only if there exists a relationship। मतलब सैलरी में टैक्सेबल तभी होगा जब गवर्नमेंट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो सैलरी मिलती है वो अदर सोर्स में जाएगी, पहली चीज तो वो एग्जम्प्ट होती है। सेलर और बायर नो, उसके बीच में कमीशन होता है यानी कि पीजीबीपी में जाएगा। स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं, उसको स्कॉलरशिप है वो भी एग्जेम्प्ट है। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन है इनकम टैक्स का, सैलरी का। फिर उसके बाद है गिफ्ट टू एन एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर वेयर द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट इज बिलो शैल बी ट्रीटेड एज टैक्स फ्री परक्यूजिट। मैंने बताया था आप लोगों की 5,000 रुपए से अगर कम का गिफ्ट है तो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर का अगर होगा तो टैक्सेबल। फिर अभी डिडक्शन हमने नहीं पढ़ा है। निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए सेक्शन 80C के अंतर्गत मैक्सिमम डिडक्शन कितना है, तो वो 1.5 लाख रुपए है। बहुत साल से चला रहा है 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडिट का है, ये आ गया। फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 प्रोवाइड द डिडक्शन, ये टीडीएस का क्वेश्चन है। अभी टीडीएस हमने आपको बताया नहीं है। अब जैसे ये है 194B के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लॉटरी या क्रॉसवर्ड या पजल गेम और किसी भी अदर, तो आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी पे जो टैक्स रेट है वो 30% है, प्लस एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन सेस था तो सिर्फ एजुकेशन सेस है, हायर एजुकेशन सेस को ही कंबाइन कर दिया 4%। और भुगतान करता है तो उसके लिए टीडीएस कितने पे कटेगा, तो ये भी टीडीएस का एक क्वेश्चन है। और वो भी तब टीडीएस कटेगा जब पेमेंट की जो अमाउंट है वो 10,000 रुपए से ज्यादा है। डिडक्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये देखिए, मिस्टर ए एन एम्प्लॉय हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर अ मोटर कार 1.6 सीसी से कम है। पहली चीज, मोटर कार 1.3 लीटर कैपेसिटी यानी कि 1.3 लीटर 1.6 सीसी से कम है क्यूबिक सिलेंडर, इसका मतलब है ये कौन सी कार है, स्मॉल कार है। एक चीज तो ये which is owned by the employer and the car has been used for personal as well as official। तो यहाँ पे दो चीजें थी, 2,400 रुपए पर मंथ और 1,800 रुपए पर मंथ। 2,400 इन केस ऑफ लार्ज कार और 1,800 इन केस ऑफ स्मॉल कार पर मंथ। तो यहाँ पे कह रहा है रनिंग एक्सपेंस आर पेड बाय द एम्प्लॉयर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 एज्यूमिंग दैट द शॉपर यानी ड्राइवर फैसिलिटी इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड। तो ये 1,800 रुपए पर मंथ। फिर कह रहा है पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू द यूनिवर्सिटी, ये भी डिडक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस टू द यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन फैसिलिटी हमने पढ़ाया है आप लोगों को।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन, तो हमेशा याद रखना कि एजुकेशन अलाउंस हो, एजुकेशन फैसिलिटी हो, या एजुकेशन का अगर आप डिडक्शन लेना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम कितने बच्चे, 2 बच्चे। फिर इसके बाद फॉर द असेसमेंट ईयर, ये भी डिडक्शन का क्वेश्चन है। If the rent is paid for a house situated in Mumbai, while calculating the exempted value of the house rent allowance, HRA निकालने के लिए मैंने बताया था कि शहर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है बॉम्बे, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली। इन चारों में से अगर कोई शहर है वहां पे रह रहे हैं और आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है तो 50% ऑफ सैलरी, और अदर सिटी है तो 40% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे पहले कह दिया मुंबई, तो यहाँ पे 50% ऑफ सैलरी। फिर ये टीडीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये टीडीएस का क्वेश्चन था। फिर ये डिडक्शन का क्वेश्चन है। इन केस ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडिविजुअल एज 60 ईयर ऑफ मोर इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अप टू अंडर सेक्शन 80 टीटीबी 50,000। अब ये भी इनकम फ्रॉम सैलरी का क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स ज्वाइन अ जॉब ऑन 1/7/2019, 1 जुलाई 2019 को उन्होंने ज्वाइन किया है, और एट अ मंथली सैलरी ऑफ 30,000 हिज टोटल सैलरी। तो जाहिर सी बात है जुलाई से लेकर आप मार्च तक ले, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ, तो 2,70,000 इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर धारा सॉरी सेक्शन 80 सीसीई, मतलब मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना मिल सकता है, तो 1.5 लाख रुपए तक। An employee is covered under the payment of gratuity at 1972 salary for the purpose of calculating 15 days salary for each completed of year of services shall be last। अगर वो लास्ट सैलरी, अगर वो 1972 में कवर्ड नहीं होता तो एवरेज सैलरी लेते हैं, लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी, 6 मंथ की नहीं, 5 मंथ की नहीं, लास्ट सैलरी लेंगे क्योंकि वो कवर्ड हो रहा है। फिर उसके बाद ये टीडीएस का क्वेश्चन। For the assessment year 2020-21, standard deduction under section 16 IA is available for 50,000। पढ़ाया है हमने। यह आपका डिडक्शन का क्वेश्चन। अभी डिडक्शन नहीं पढ़ाया है। Return as per it is compulsory for company and firm to file a return of income or loss every previous year on or before due date in prescribed from 139(1) लिखवाया भी है, चार्ट भी बनवाया अभी अभी। ये जो हम आपसे बात करना चाह रहे थे, यदि किसी व्यक्ति के पास इफ एनी पर्सन डोंट हैव पैन, उसके पास पैन नहीं है और वो कह रहा है कि वह इस नियम सेक्शन कौन सा 139A में निर्दिष्ट कोई भी लेन देन नहीं करता है, मतलब जो 139A में कोई भी ऐसा लेन देन नहीं वो नहीं करता है, तो उसको क्या कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, तो भरेगा फॉर्म 60। यही बात कर रहे थे कि फॉर्म में हमें क्या पढ़ना है। Educational institution is maintained and owned by the employer. Cost of such education is similar institution 1,000 रुपए पर मंथ पढ़ाया है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय द्वारा प्राप्त
अनकम्यूटेड, कम्यूट करा ले रहा है, पेंशन है, तो यहाँ पे जो अनकम्यूटेड पेंशन है वो पूरी अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड कम्यूटेड नहीं, कम्यूट करा लेगा तो 1/3 ग्रेचुटी रिसीव्ड, 1/2 अगर ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड, पढ़ाया है। अनकम्यूटेड पेंशन है तो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय, फुली टैक्सेबल, तो पूरी तरह से टैक्सेबल है। सैलरी का क्वेश्चन है। यहां पे एक चीज ये निकल के आ रही है, ये देखिए डिडक्शन QQB, ये रॉयल्टी से रिलेटेड है बुक्स। अब यहाँ पे जो चीज निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि मुझे जहां तक लगता है कि 20 क्वेश्चन इन्होंने टैक्स से पूछा है, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सैलरी का है। आप ये वाला पेपर उठा के देख लीजिएगा, मैंने भेजा आप लोगों को 2020 वाला, देख लीजिएगा कि हो सकता है 1-2 प्लस हो या 1-2 माइनस हो। 8 से 10 क्वेश्चन सैलरी का है, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन डिडक्शन का है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन रिटर्न्स के हैं, रिटर्न और फॉर्म के। मैं 20 ले रहा हूं लेकिन मुझे लग रहा है कि 25 क्वेश्चन के आसपास होंगे, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 75 क्वेश्चन अकाउंट्स के पूछ रहा है, अकाउंट्स टॉपिक से यानी पार्ट बी से, तो उन 75 क्वेश्चन में अगर हम मान के चलते हैं कि 25 क्वेश्चन टैक्स का है, 25 20 से 25 कर लेते हैं सॉरी 20 से 25 क्वेश्चन टैक्स का है, 10 क्वेश्चन ऑडिट का है, तो 35 माइनस कर दीजिए तो 40 क्वेश्चन ही अकाउंट्स के होंगे, ये मेरा अनुमान कहता है। और टैक्स का जो क्वेश्चन है बहुत इजी, बस हम लोगों को कंसंट्रेट होके सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक को तय करना है। जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्लीट हो चुका है, उसके मैंने वीडियोस भी सारे के सारे यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, 3 लेक्चर तीनों मैंने करा दिए। एक बार आप वो लेक्चर्स देख लो, जो लाइव लिए वो तो बेहतर है, जो नहीं लिए वो उन लेक्चर्स को देख ले। क्योंकि देखो बीकॉम में पढ़ा सबने है, मैंने पहले ही कहा था कि यूपीपीसीएल में हर कोई पढ़ा हुआ है, कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं आता है, पढ़ा सबने है। बस हमें क्या पढ़ना है ये चीज जानना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी में अलाउंसेस और परक्यूजिट तैयार करना है, रिटायरमेंट बेनिफिट तैयार करना है। अगर आप सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी तैयार कर लेते हो तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन कवर हो गए आउट ऑफ 75 में से, जिनको कोई गलत कर ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए।